हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल द नॉलेज एक्सेस में। मैं अमरीश रॉय। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 का 7वां अध्याय, जिस अध्याय का नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इस अध्याय में मौर्य साम्राज्य और अशोक के बारे में जानेंगे। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले किए थे। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक विद्वान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। मौर्य वंश में तीन महत्वपूर्ण राजा हुए। पहला, चंद्रगुप्त के दादाजी यानी कि अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त। उसके बाद उनके पिताजी बिंदुसार। उसके बाद अशोक ने शासन किए। अशोक का एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए। और चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर-पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने-जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत आने वाले रास्ता में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। इससे माना जाता है कि साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते थे और अलग अलग तरह का भोजन करते थे और अलग अलग किस्म तरह के कपड़ा भी पहनते थे। इसके बाद है साम्राज्य का प्रशासन। अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह है कि इलाकों के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे तो उनको सजा मिलता था। अगर राजा को बात जो नहीं मानते थे, उनको सजा दिया जाता था और इन अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। जो लोग कर इकट्ठा करते थे, उनको वेतन के रूप में भी रखते वेतन दे करके राजा उन लोगों को रखते थे। इसके बाद है संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यपालक पर नजर रखते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। प्रादेशिक केंद्र प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्होंने जो भी संसाधन कर कर मतलब टैक्स और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा कर लेते थे। अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। इसके बाद है
इसके बाद है नजराना। जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता था, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए चुने जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसके बाद है अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्रह्मा लिपि में है। इसके बाद है कलिंग का युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन इस युद्ध में हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से तृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में अब कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में सभी धर्मों का मिलना-जुला है कि किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। उन्होंने जो अशोक जो हैं, वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। इसके बाद है धम्म। वस्तुतः एक व्यावहारिक शिक्षा थी। उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह-जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेख और स्तंभों पर खुदवा दिए। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेज दिए। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अन्यत्र चीन की दीवार। लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा के लिए चीन की दीवार का निर्माण करना शुरू करवाया, जो 2000 वर्ष तक चलता रहा। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पृथ्वी और तथा पत्थर और ईंट से बनी है तथा हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। इसके बाद है आगे की बात। ये जो है निष्कर्ष में टाइप किए हुए यहाँ। लगभग 2200 साल पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर कई राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। शासकों के बाद कुषाणों लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने इसमें जो है उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कन्नौज तथा
कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। पश्चिमी पश्चिमी भारत की शासक और मध्य भारत के सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वकाटक वंश शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। तो चलिए दोस्तों, आज मेरा यहीं तक ये चैप्टर खत्म हो रहा है। अगर आप CTET और किसी तरह का एग्जामिनेशन को तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस YouTube चैनल द नॉलेज सक्सेस पर तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।